हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट, कमेंट्स और मेल आने के बाद यस माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक न्यू चैनल, दैट इज द स्टडी अड्डा। दिस विल बी अ पर्टिकुलर चैनल फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये चैनल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 18th ऑफ मार्च फ्री सीरीज फॉर योर पेपर फॉर टैक्सेशन, जिसमें आईडीटी का पार्ट लेने वाले हैं महेश गौर सर। इनके फ्री लेक्चर्स हम लोग 18th से पुट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड ग्रुप 2 में पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इनके भी सारे के सारे फ्री लेक्चर्स ये वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। सो एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ऑडिट चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आईडीटी चलेगा एंड संडे विल बी अ हॉलीडे फॉर यू. So this is a plan for the forthcoming month. So by this revision video, you will be able to tackle these two subjects particularly. Balance subjects भी हम लोग upload करते रहेंगे gradually. All the very best, my dear friends. The way you have shown your love, affection and support for this channel, do support our new channel as well, The Study Adda. All the very best. Be safe. Take care. Thank you. ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे की जर्नी। प्रीवियस क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन देते हुए ये सारी ही चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि ऑडिट होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर को क्या क्या मतलब ऑडिट करने के समय व्हाट ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। अब उसके बाद वी नीड टू रिवाइज स्कोप ऑफ ऑडिट। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब होता है दायरा। क्या होता है? दायरा। तो दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। इन टोटालिटी यहाँ पे 7 पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं, पढ़ने हैं एंड फिर आगे बढ़ना है। बेसिकली उसका लिंक आगे वाले पॉइंट पे है, इसके लिए मैं आज ये सेशन स्कोप से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। स्कोप का मतलब सबसे पहला, अगर हम ऑडिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमने सारे ही एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कंप्लीट किए हो, सारे ही एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट चेक किए हो। मैम, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट का मतलब मैं इसके बाद वाले पार्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, सो चेकिंग करते समय आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं, तो क्या लिखेंगे? ए फॉर एस्पेक्ट। फिर हमें ये चेक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो भरोसेमंद इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो बी स्टैंड्स फॉर भरोसेमंद, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड्स जो भी हम चेक कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम चेक कर रहे हैं, दे हैज टू बी रिलायबल, तो ये हमको भी चेक करना है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम हम कैसे चेक करेंगे कि अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन जो हमको मिल रही है वो रिलायबल है या नहीं है। तो आता है पॉइंट नंबर 3, सी स्टैंड्स फॉर चेकिंग रिलायबिलिटी। चेकिंग रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे मैम रिलायबिलिटी? 2 तरीके हैं। फर्स्ट, बाय चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स and by applying other verification procedures. ओके मैम, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या, अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स का मतलब क्या? याद करो, जब भी हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन चला रहा है, तो डोंट यू फील ऑर्गेनाइजेशन के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आज आप क्लासेस में आते हो, क्लासेस से घर जाते हो, तो क्लासेस के कुछ रूल्स होते हैं ना कि एक स्टूडेंट को एक बुक मिलेगी। व्हाट आर दीज? दीज आर इंटरनल कंट्रोल्स। कई बार क्लासेस अटेंडेंस शीट पास करवाता है। यस, व्हाट इज अटेंडेंस शीट? क्यों करवा रहा है? ये इंटरनल कंट्रोल है कि कितने स्टूडेंट क्लास में आकर के बैठ रहे हैं। तो अगर मैं डेटा चेक कर रही हूँ, सबसे पहले ये चेक करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स है
वो कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड सेकेंड, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, से फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस शीट में चेल्सी का नाम था एंड अटेंडेंस शीट साइन की हुई थी, ठीक है। अब मैं चेल्सी के पेरेंट्स को कॉल करके पूछूंगी कि चेल्सी आज प्रेजेंट थी क्या, वो घर से निकली है, ये चेल्सी की ही सिग्नेचर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, मुझे कैसे भरोसा आएगा? फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल्स कैसे हैं। सेकेंड, तुम खुद भी चेक कर लो अदर ऑडिट प्रोसीजर से कि हाँ यार जो भी इंफॉर्मेशन मिली है सारी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर्स। हम ये चेक करेंगे कि सारे के सारे कंपनी के डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएटली किए हुए हैं या नहीं है। मैम डिस्क्लोजर्स का क्या मतलब होता है? डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखता है, AS5 के हिसाब से डिस्क्लोजर्स होते हैं। यस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जिसको हम कहते हैं। अगर कोई प्रोविजन है, अगर कोई कंटिजेंसी है तो डिस्क्लोजर होता है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी डिस्क्लोजर्स हुए हैं दे आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट, मैम डिस्क्लोजर्स कैसे चेक करेंगे? तो नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएटिंग डिस्क्लोजर्स। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं। कैसे चेक करेंगे डिस्क्लोजर्स? बाय चेकिंग, बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेयर कर लो, या फिर मैनेजमेंट का जजमेंट देख लो। मैम जजमेंट का इससे क्या लेना देना? जजमेंट का लेना देना है, अगर मैनेजमेंट इज ऑफ द जजमेंट कि मैम केस तो हम ही जीतने वाले, हैं, तो मैनेजमेंट शायद डिस्क्लोजर ना करें। दिस इज योर AS 29, यस, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, ठीक है, पक्का? ओके। नेक्स्ट, हम जब भी ऑडिट करेंगे हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि वी विल कंडक्ट ऑडिट बाय फुलफिलिंग ऑल आवर ड्यूटीज, मतलब fulfilling, F stands for fulfilling duties with competence, ठीक है। मैम कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है, से फॉर एग्जाम्पल आज ये है मौर्य, ठीक है। ये मौर्य को एज एन ऑडिटर अगर हमने अपॉइंट किया है, मौर्य पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में ऑप्शन में छोड़ करके गया था। अब जब ये आर्टिकलशिप कर रहा है ये मौर्य को हमने बोला कि बेटा AS 15 के हिसाब से क्या ये सही है, AS 19 के हिसाब से क्या ये सही है? बोला मैम वो AS का लेक्चर ना मैंने बंक किया था तो मुझे नहीं आता है। अरे भाई लेक्चर में पंचायत करोगे, लेक्चर में पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या ऑडिट फील्ड पे उसका एक्सक्यूज दे सकते हो? नहीं दे सकते। सो पढ़ाई करो जोर शोर से। क्या बोलते हैं? बोलते हैं द ऑडिटर मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज विथ कॉम्पिटेंस। समझता है? पक्का? श्योर? ओके। एंड लास्ट F के बाद आता है G। G मतलब क्या? इंट्रोडक्शन क्लास याद करो मेरा। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बोला था कि अगर आपके काम पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है हम उस रेस्ट्रिक्शन को सहन नहीं करेंगे। ईदर वी विल विड्रॉ फ्रॉम असाइनमेंट, हम चले जाएंगे, या फिर वी विल गिव डिस्क्लेम्ड ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन देंगे। याद आ रहा है? अब दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। बोलता है हम अगर हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट हुआ है तो हम गलत सहन नहीं करेंगे। याद आया है इतना? पक्का? श्योर? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट कौन से हमको कवर करना है जो मैंने पॉइंट नंबर A में बताया, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि रियली एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे
एंगल्स जो हमें चेक करने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज जो हमें चेक करने हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट। तो सबसे पहला चीज वो हमें कहता है कि आप चेक करो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या चेक करेंगे? अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? समझो, अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल आज मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जाऊं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम के नाम पे एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पे ही सारा सब कुछ होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दो तो टैली, आप ही सभी लोगों ने सुना होगा ये। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है मैम? समझो, से फॉर एग्जांपल आपने मेरे क्लासेस में एडमिशन लिया, ठीक है, वी आर पी लिमिटेड। हमारे क्लासेस में एडमिशन लेने के बाद आप डायरेक्टली पैसा उस कैशियर को दे देते हो, वहां पे कैशियर है, उस कैशियर को आपने पैसा दिया, एडमिशन ले लिया। अब वो पैसा कैशियर जाकर के बैंक में डिपॉजिट करके आएगा, वो बैंक का अकाउंट पी लिमिटेड का करंट अकाउंट होगा, हाँ या नहीं? ये जो चीज मैंने कही, क्या आप अग्री करते हो इस चीज से? बस उसी को कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम, कि पैसे कौन ले रहा है, एंट्री कौन पास कर रहा है, उस पैसों को बैंक में कौन डिपॉजिट कर रहा है, विथड्रॉवल की अथॉरिटी किसके पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एक एंट्री पास कौन करता है, एंट्री पास करने के बाद बुक्स कौन क्लोज करता है, ये पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्लान को हम कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। सो आपको पहली बात तो अकाउंटिंग सिस्टम्स चेक करना है, दूसरी बात आपको चेक करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? चलो अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बात करने जाऊं कावेरी ज्वेलर्स, ठीक है, या फिर त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी, मैम ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेशियस मेटल या प्रेशियस स्टोन में डील करता है, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब में ये लोग डील करते हैं, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल ये है आकाश, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश। ये आकाश, ये त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी का ऑडिटर है, ठीक है। अब बीइंग ऑडिटर ऑफ कावेरी ज्वेलर्स या त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी, डोंट यू फील आकाश को खुद को लगेगा कि यार मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कर रहा हूं जिसमें रिस्क बहुत है, जिसमें रिस्क है कि जो प्रेशियस मेटल है ना वो चोरी ना हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑफ थेफ्ट। दूसरा रिस्क ऐसा है कि ये जो गोल्ड के प्राइसेस है ना वो हाईली फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अगर रिसेंटली हम लोग देखने जाए तो कितना फ्लक्चुएट, 56,000, एक बार 60,000 टच हुआ, कभी 32,000 पे था। तो ये जो प्राइजेस है वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्क। नेक्स्ट, ये कावेरी ज्वेलर्स को और रिस्क है, से फॉर एग्जाम्पल कावेरी ज्वेलर्स के पास लोग गिरवी, मतलब सोना गिरवी रख करके गए हैं एंड लोन लिया हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल यह है ध्रुवी, ये ध्रुवी ने अपने गोल्ड को प्लेज करा करके लोन लिया हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क है कि जहां पे ध्रुवी विल डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट्स एंड उनकी गोल्ड की वैल्यू जो उन्होंने बताई थी वैसी निकली नहीं। ये भी तो एक तरीके का फ्रॉड का रिस्क है इन लोगों को। हो सकता है कि हम लोग बोले कि नहीं नहीं ये सोना ही है, बट निकले पीतल। यस, अब ये सारे रिस्क है। अब आकाश बीइंग ऑडिटर ये सारे रिस्क को जानता है पहले तो,
अब आपको क्या लगता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सारे रिस्क को जानता है तो इग्नोर करेगा, हाँ ठीक है रिस्क है तो है, छोड़ो जाने दो, इट्स ओके? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खुद क्या करेगा, इन रिस्क को जान करके उनके अगेंस्ट में कुछ पॉलिसी फ्रेम करेगा कि यार ऐसा कुछ ना हो, कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि यार ऐसा हमारे साथ ना हो। इस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। ये ऐसे कंट्रोल्स है जिससे रिस्क कम हो जाएंगे। अगर थेफ्ट होने का डर है, तो हम बोलेंगे वॉचमैन्स को रखो, सीसीटीवी कैमराज रखो। यस। अगर रेट फ्लक्चुएशन होने का डर है, तो हम बोलेंगे मार्केट में हेजिंग करो। मार्केट में जहाँ पे गोल्ड मार्केट, हम लोग बोलते हैं ना गोल्ड मार्केट, निफ्टी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ना ये सारे मार्केट में हेजिंग करके रखो। अगर लोन शोन का डर है तो पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद ही लोन दो। सो व्हाट इज दिस, ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं कि यार ये रिस्क कम हो जाए, इसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। समझ में आता है? एंड ये इंटरनल कंट्रोल जब भी आकाश चेक कर रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन में आकाश गया है, आकाश को पता चला सबसे पहला कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो है सीसीटीवी कैमरास। ठीक है, वो सब जगह पे ऐसे मॉनिटर कर रहा होगा कि कहीं पे कुछ गलत हुआ, फ्रॉड हुआ है, चोरी हो गया है या जो भी, वो ये आकाश ध्यान में रखेगा। ठीक है, कि सीसीटीवी कैमरास है। अब आकाश जब भी चेकिंग कर रहा था ना, एक डेट आया 10 दिसंबर। इस दिन पे स्टॉक भारी डाउन चला गया था, बहुत एकदम एक्सट्रीमली डाउन। तो आकाश को डाउट आया ये स्टॉक इन्वेंट्री जो है 10 दिसंबर को एकदम धड़ाम करके गिर गया। तो उसने मैनेजमेंट को कॉल किया, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी के ओनर त्रिभुवन दास भाई। अब त्रिभुवन दास भाई को हम लोगों ने फोन किया और भाई को पूछा कि भाई 10 दिसंबर को स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है एंड मैंने उस दिन का सेल्स देखा। देखो इन्वेंट्री कम होती है तो एक सबसे पहला थॉट आता है कि सेल्स हुआ होगा, राइट? तो आकाश ने कहा कि सर मैंने जब ये सेल्स देखा ना तो सेल्स तो इतना हुआ नहीं है और इन्वेंट्री एकदम ही गिर चुकी है। मुझे एक्चुअली बताओगे कि आपने कोई बिजनेस कम किया, आपने स्केल ऑफ बिजनेस रेड्यूस करने की कोशिश की या क्या चीज? तो त्रिभुवन दास भाई ने कहा कि आकाश भाई उस दिन पे ना भारी चोरी हो गई थी, चेल्सी आई थी ऑफिस में, पूरा ऑफिस साफ कर गई। यहाँ पे थेफ्ट हुआ है। क्या हुआ है? थेफ्ट हुआ है। अब ऐसा किसने कहा? त्रिभुवन दास भाई ने कहा ऑडिटर को। ऑडिटर अभी इससे खुश नहीं है। ऑडिटर बोलता है वेट, मुझे नहीं लगता कि चेल्सी ऐसा कुछ गलत काम कर सकती है, आप जो एलिगेशंस लगा रहे हो, मुझे पता है चेल्सी बहुत अच्छी लड़की है, एकदम सिंसियर। अब मुझे सीसीटीवी कैमरास बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि इन्वेंट्री चोरी हुआ है, थेफ्ट हुआ है, तो मुझे सीसीटीवी कैमरास बता दो। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में कुछ तो आया होगा, कुछ तो। त्रिभुवन दास भाई सोच में, तो बोलो बताऊं तो क्या बताऊं? त्रिभुवन दास भाई बोलते कि अरे आकाश भाई, वो ना हम ना सीसीटीवी कैमरा ना सिर्फ डराने के लिए लगा रहे हैं, चालू नहीं है ये। अरे व्हाट इज दिस, ऐसा चलेगा? इंटरनल कंट्रोल है भी और नहीं भी, नहीं चलेगा ऐसा। इसको हम कहते हैं चेकिंग। इंटरनल कंट्रोल्स में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हम चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस में है। मैंने देखा हाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए तो थे, तो एग्जिस्टेंस में तो है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, इन द करंट केस नहीं कर रहे हैं, कि सीसीटीवी सिर्फ दिखाने के लिए लगा करके रखे हैं बट वो ऑपरेटिंग नहीं है। और तीसरी चीज हम ये चेक करते हैं कि अगर वो ऑपरेटिंग है तो क्या वो कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, क्या ये कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या नहीं है। सो जब भी हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑडिटर को क्या चीज चेक करनी है?
ऑडिटर को ये 3 चीज चेक करनी है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर इन एग्जिस्टेंस, आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, आर रनिंग फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। समझता है इतना? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। सो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्लियर है ये वर्ड्स? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या वर्ड बताया? मैंने बताया अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसको कहा जाए। अब और आगे बढ़ते हैं, समझो। द सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट कि आपको ये चेक करना है कि ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी? समझो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहली बात वहां पे जो वेरीफाई करेंगे कि क्या ये अप्रोप्रिएट पर्सन ने हाँ कह के बोला था। सी फॉर एग्जांपल आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आए हो ऑडिट करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 स्टाफ है अकाउंटिंग के लिए, 2-3 स्टाफ है मार्केटिंग के लिए, 2-3 स्टाफ है फाइनेंसिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग स्टाफ है। अब अकाउंटिंग वाले पर्सन ने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, कोई नया सॉफ्टवेयर लिया या फिर रिनोवेशन करवाया एंड नए फिक्स्ड एसेट फर्नीचर्स बाय किए, 10 लाख रुपए का खर्चा करवाया। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है अभी अकाउंटेंट है तो किया होगा, ऐसा बोलोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे कि ये जो 10 लाख का खर्चा किया है, क्या आपने अप्रोप्रिएट अप्रूवल लिया है? क्या मैम से बात की थी आपने ये ट्रांजैक्शन करने से पहले? दैट इज ऑथेंटिसिटी, कि कितना सही है वो ट्रांजैक्शन, अप्रूव्ड है या नहीं। अगर मैम ने कहा तो ये ऑथेंटिकेटेड है। वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन? कि क्या ये खर्चा करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनिवार्य था? अगर हमको लगता है कि पैसे यहाँ पे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अकाउंटेंट ने 10 लाख रुपए का खर्चा किया है, मैं बोलूँगी वेट, ये जो हुआ है ना वो गलत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ रिकॉर्ड्स। वेट, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको हर बार बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको यही चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटर का अमाउंट लिखा है, ये सब कुछ लेजर्स में से आया है, ये सब कुछ लेजर्स में से आया हुआ है। समझ में आया? पक्का? सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजंस of items of financial statements with records. Ma'am, which record? Accounting records, that is books of accounts. Next, verification of, most important point we are going to cover out over here, verification of title, existence, value of assets and liabilities, that is known as assertion. चलिए शुरू करते हैं। एक नया कंसेप्ट आ रहा है पिक्चर में जिसका नाम है assertion। अब समझो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बैलेंस शीट में लिखा है फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹5 CR। फिर मैंने लिखा है बिल्डिंग वर्थ ₹50 CR। अब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए आओगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आओगे ऑडिट करोगे, तो क्या आप ये समझोगे कि अच्छा मैम ने फिक्स्ड एसेट का वैल्यू लिखा है 5 करोड़, मतलब ना ये गलत अमाउंट होगा, फिक्स्ड एसेट का रियल वैल्यू होगा 15 करोड़, मैम ने जानबूझ करके इसको 5 लिखा है? या ये मानोगे कि ये जो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है ना वो 31 मार्च को नहीं, ये तो 1 जनवरी को इतना था, ये तो 1 जनवरी को इतना था। या फिर ये मानोगे कि फिक्स्ड एसेट ना मैम ने खुद के बैलेंस शीट में लिखा है, मींस दिस फिक्स्ड एसेट बिलोंग्स टू द नेबर, ऐसा मानोगे? हाँ,
नहीं ना मैम, हम लोग अज्यूम करेंगे, we'll assume that this fixed asset, this building existed as on that balance sheet date. As on balance sheet date. We'll assume कि valuation जो किया है ना, that is as per AFRF. We will assume मैम कि ये जो fixed asset, ये building अगर आपने आपके balance sheet पे लिखी है तो it belongs to, इसके सारे rights and obligation आपके पास है. लास्टली आप ये अज्यूम करोगे कि फिक्स्ड असेट में अगर वैल्यू 5 करोड़ रुपए लिखी है तो फिक्स्ड असेट हैज कंसीडर्ड ऑल द फिक्स्ड असेट, सारों को मिला करके ये वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी सारों को मिला करके ये वैल्यू है. आप ये नहीं अज्यूम करोगे अच्छा बिल्डिंग का वैल्यू 50 करोड़ है जिसमें मैम ने सिर्फ 3 बिल्डिंग को कंसिडर किया होगा, बैलेंस को कंसिडर नहीं किया होगा. ऐसा थोड़ी कोई सोचता है यार. रीडर हमेशा ये अज्यूम करेगा कि हाँ इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. हाँ या नहीं, यस और नो, हाँ या नहीं. एब्सोल्युटली मैम. आज अगर मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर कोई भी कोई कंपनी के बैलेंस शीट रीड कर रहा है तो वो लोग ये अज्यूम करते कि हाँ फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेड. सैलरी, अगर सैलरी एज एन एक्सपेंस बताया है तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ सैलरी के नाम पे खर्चा किया होगा. हम लोग ये नहीं सोचते कि नहीं सैलरी के नाम पे 20 लाख रुपए किए होंगे और इन्होंने ना जानबूझ करके 50 लाख किया होगा. कम ऑन. हम लोग अज्यूम करते हैं दैट these are the facts of that underlying transaction. समझ में आता? सो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मेरे प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं टू वेरीफाई दीज फैक्ट्स. इस फैक्ट्स को हम कहते हैं असर्शंस. इस फैक्ट्स को हम कहते हैं असर्शंस. समझता है? एंड ये जो असर्शन है वो सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम के लिए अलग अलग होते हैं. चलिए समझते हैं कि क्या होता है. तो सबसे पहला तो मैं असर्शंस को डिवाइड करती हूँ. असर्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलिए समझते हैं ये असर्शन क्या है. तो असर्शन के लिए हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो डिवाइड करने पड़ेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं मेजरली. एक बैलेंस शीट, दूसरा P&L, तीसरा डिस्क्लोजर्स. अब थोड़ा ये समझिए कि जो आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में बैलेंस शीट, P&L और डिस्क्लोजर्स कहते हो उसे हम ऑडिट की लैंग्वेज में प्यार से कहते हैं अकाउंट बैलेंस. बहुत अच्छे से याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपको बोलूंगी कि वी विल चेक वेदर द अकाउंट बैलेंसेस आर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड और नॉट, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए अकाउंट बैलेंसेस मतलब मैम ना बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. सो क्या है अकाउंट बैलेंसेस. सेकेंड इज क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. ऐसा क्यों कहते हैं ये भी मैं आपसे कहूंगी. क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. और तीसरा है डिस्क्लोजर्स. हम भी इसको डिस्क्लोजर्स ही कहते हैं, जैसे कि नोट्स जिसको आप कहते हो नोट्स टू अकाउंट्स, उसे हम डिस्क्लोजर्स ही कहते हैं. ओके मैम क्यों बैलेंस शीट को अकाउंट बैलेंसेस कहा जाता है. समझो, अगर कोई भी लेजर हो, यहाँ पे देखो ये है लेजर. मैम कौन सा लेजर है? कस्टमर लेजर है. मैं नाम देती हूँ कस्टमर लेजर का, मिस्टर भरत. ठीक है. अब ये कस्टमर लेजर है मतलब ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए. ये कस्टमर लेजर क्लोज करने के बाद ये वाला बैलेंस विल स्टैंड एज डेटर. हेंस इसको कहा जाता है अकाउंट बैलेंसेस. ये अकाउंट का बैलेंसेस है, ये अकाउंट था ये उसका बैलेंस है. समझ में आता है? इजी. दूसरा मैंने जो आपसे कहा वो कहा क्लास ऑफ
ट्रांजैक्शन। अब समझो ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है ट्रांजैक्शन, या जो यहाँ हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। वेरी नाइस मैम, जो थ्रू आउट द ईयर लिख रहे हैं, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, जो भी, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। और वो ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं सेल्स या परचेज, जो हम रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल में। कहाँ? पीएनएल में। इसके लिए इसको कहा जाता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये एक ऐसा ढांचा है जहां पे हम सारे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। मैम कौन से सारे? हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, अदर इनकम्स लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, वेजेस भी लिखते हैं, कभी कभी ये साथ में लिख देते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखते हैं, रेंट रिपेयर्स, टैक्सेस। तो ये क्या है? ये है क्लास ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ये बैलेंसेस को बंद करके हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, ये ट्रांजैक्शन है। थ्रू आउट द ईयर ये हो चुका। आज रिपेयर करने वाला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसने एसी रिपेयर किया, चला गया, कैश दे दिया, क्या अभी उसका अकाउंट बैलेंस क्लोज करके बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और नोट्स टू अकाउंट, दैट इज डिस्क्लोजर्स। इतना क्लियर है? पक्का? नामकरण विधि हो गई है? ठीक है, चलो हमने ऑडिट में बैलेंस शीट, पीएनएल और डिस्क्लोजर्स की नामकरण विधि कर ली है। अब समझो ऐसा करने का कारण क्या है। बिकॉज यहाँ पे लिखे जाने वाले आइटम्स अलग अलग होते हैं, इसके असर्शंस अलग अलग होंगे। अकाउंट बैलेंसेस के असर्शन अलग होंगे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के असर्शन अलग अलग होंगे, एंड डिस्क्लोजर्स के असर्शन अलग अलग होंगे। अकाउंट बैलेंसेस के क्या असर्शन होंगे, मैं आपको जस्ट हिंट देती हूँ, आप खुद समझ जाओगे इसको। समझो, इसके 4 असर्शन हैं। एक न्यूमोनिक दे रही हूँ, बाय हार्ट कीजिएगा। ERCV बोलो, असर्शंस ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, assertion of account balances, ERCV, assertion of account balances, ERCV, assertion of account balances, ERCV। अब ERCV क्या है? E stands for existence, E stands for existence, R stands for rights and obligation। मैम क्यों राइट्स एंड ऑब्लिगेशन? देखो, अगर आज मैं बैलेंस शीट पे एक असेट लिखती हूँ तो उसका अधिकार मेरे पास है, उसकी लायबिलिटी मेरे सिर पे है। तो ऑल इन ऑल हम क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप बैलेंस शीट में लिख रहे हो उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिलोंग्स टू द कंपनी। दिस इज अ प्योर असर्शन। कोई एक नॉर्मल सा इंसान के लिमिटेड की बैलेंस शीट पढ़ेगा तो ये अज्यूम करेगा, राइट? ओके। C stands for completeness, C stands for completeness, and V stands for valuation। अगर मैंने लोन, डिवेंचर्स, शेयर कैपिटल, एडवांसेस, कैश, इन सबको मेरे बैलेंस शीट में लिखा है तो हम ये मानेंगे कि हाँ यार, जो वैल्यूएशन हुआ होगा ना वो एज पर AFRF हुआ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड AFRF? वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंड AS कहता है, PPE AS 10, इन्वेंट्री AS 2, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंड AS कहता है उसके हिसाब से ही कंपनी ने वैल्यूएशन करके अमाउंट लिखा होगा। समझ में आता है? पक्का? एक मिनट, तो मैम हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग असर्शंस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मैम? असर्शन समझा तो सही, बट ये पढ़ क्यों रहे हैं? समझो, हम ये इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अजम्पशंस फैक्ट है। अजम्पशंस लोग अज्यूम करते हैं।
तो जो आम इंसान अज्यूम करने वाला है, मेरी जिम्मेदारी है, आई बीइंग ऑडिटर, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं चेक करूं। राइट और रॉन्ग? आम इंसान जैसे कि मेरे पापा शेयर कैपिटल में डील करते हैं, मेरे बड़े भाई शेयर कैपिटल में डील करते हैं, वो विप्रो का बैलेंस शीट लेकर के ये समझ जाएंगे हाँ हाँ ये कंपनी के पास ही होगा, वैल्यूएशन सही होगा। ये आम इंसान अज्यूम करने वाला है, क्योंकि आम इंसान को लगता है दिस इज अ जनरल फैक्ट, आपने बैलेंस शीट में लिखा है मतलब तो मैं मानूंगा कि ये आपका है। आम इंसान जो फैक्ट को अज्यूम करने वाला है, मेरा काम है उसे वेरीफाई करना। हेंस दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट टू बी कवर्ड। तो हम लोग कौन सा आंसर पढ़ रहे थे बच्चा लोग? हम लोगों ने स्कोप पढ़ा, स्कोप के बाद हम पढ़ रहे थे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में एक पॉइंट आया टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस, टाइटल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो व्हाट इज एग्जिस्टेंस एंड टाइटल? असर्शन है। एग्जिस्टेंस, टाइटल का मतलब क्या? ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारे पास है। समझ में आया? पक्का श्योर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के भी अभी ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आना है ओ सी ए सी सी, ओ सी ए सी सी, ओ सी ए सी सी। व्हाट इज ओ सी ए सी सी? अगर मैंने खर्चे मतलब पीएनएल के एक्सपेंस में लिख करके रखा है रेंट, ठीक है, तो क्या रीडर मतलब मेरे पापा के लिमिटेड का बैलेंस शीट जब भी पढ़ रहे हैं तो क्या रीडर ये सोचेंगे कि खुशबू मैम ने रेंट लिखा है मतलब ये पिछले साल का रेंट होगा? अरे नहीं, हम क्या सोचेंगे वो इस साल में अकर हुआ है। शब्दों पे ध्यान दो, वो इस साल में अकरेंस, अकर हुआ है। अच्छा, रेंट में 1,44,000 का वैल्यू दिया है, मतलब ये 7 महीने का ही रेंट हुआ होगा? नहीं, ये कंप्लीट अमाउंट होगा पूरे 12 मंथ्स के लिए। खुशबू मैम ने 1,44,000 रेंट का लिखा है, मतलब कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी की होगी। वो कहते हैं ना खूबसूरत लड़कियां कैलकुलेशन में गलतियां करती हैं। हाँ, तो हमारे रीडर भी ये मान लेंगे कि कैलकुलेशन में गलती की होगी, ऐसा मानेंगे? नहीं मैम, रीडर तो अज्यूम करेगा दैट द अमाउंट इज एक्यूरेट, द अमाउंट इज एक्यूरेट। इसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बाकी हैं। क्या कहता है कि जो भी रेंट है वो नेक्स्ट मंथ का है या प्रीवियस मंथ का? मतलब हम लोग यहाँ पे अक्रूवल ऐसा कंसेप्ट फॉलो करते हैं या कैश सिस्टम फॉलो करते हैं? मैम अक्रूवल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो हम लोग उसको असेट्स लायबिलिटीज के हिसाब से ट्रेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। कॉलेज में होता है ना 10th स्टैंडर्ड के एडमिशन के बाद कि इतना परसेंटेज मिनिमम कट ऑफ है, वैसे ही कंपनी में कट ऑफ के नाम के लिए होता है 31 मार्च। ये हमारा कट ऑफ डेट है। इसके बियॉन्ड जो भी खर्चे हुए भैया वो हमारे नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आई टेल यू। अगर मैंने रेंट एज एन एक्सपेंसेस मेंशन किया है तो रीडर ये अज्यूम करेगा अच्छा रेंट बोला है मैम ने मतलब सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स, टैक्सेस और प्रिंटिंग स्टेशनरी ये सब इसी में होंगे। नहीं, रीडर ये अज्यूम करेगा कि अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन में ये खर्चा बुक किया। समझा? पक्का? सो व्हाट इज इट? असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है फैक्ट्स दैट द रीडर विल अज्यूम। Facts that the reader will assume. These facts are based on financial statement के types. What is financial statement के subclass? Account balances, class of transaction and disclosures. मैम disclosures में क्या आएगा? Disclosure में सब कुछ आएगा except existence. Existence नहीं आएगा। सोचो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? Existence नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ। वेरी गुड मैम,
ये वाला जिसके लिए हम लोग डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। अगर एग्जिस्टेंस में होता तो वो डिस्क्लोजर में नहीं पीएनएल या बैलेंस शीट में जा करके बैठा होता, राइट। अगर मैं बोलती हूँ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो वो कंटिंजेंट क्यों है? क्योंकि लायबिलिटी अभी सिर पे आई नहीं है, लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हुई है, तो आने वाली आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। समझ में आता है? तो वी विल नेवर असर्टेन द फैक्ट एज एग्जिस्टेंस। रीडर भी जब ये देखता है कि अच्छा केस चालू है तो वो मान नहीं लेता कि अच्छा हाँ चलो लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी नहीं आई है अभी तक। समझ में आता है? पक्का? एकदम श्योर? सॉर्टेड लाइफ? ओके, सो व्हाट वाज दिस वाज असर्शन। वो पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ये आप एकदम अच्छे से कोरिलेट हो जाए। पढ़ रहे थे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसा ही सेम थिंग नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि चेकिंग अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। समझा है? पक्का? सो यहाँ पे इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो असर्शन। क्या लिखोगे? असर्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चेकिंग रिजल्ट्स ऑफ पीएनएल। व्हाट इज रिजल्ट्स ऑफ पीएनएल? ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट और लॉस, इसको कहते हैं रिजल्ट। कि प्रॉफिट एंड लॉस, खर्चा या एक्सपेंस के बाद क्या एंड रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम चेक करेंगे रिपोर्टिंग। लास्टली चेक नहीं करेंगे, बट लास्टली ये सब चेक करने के बाद हम देंगे रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वी विल इश्यू, वहां पे लिख करके रखो, इश्यू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट लिखो, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। समझा? पक्का? एकदम श्योर? सॉर्टेड से लाइफ 100%? आगे बढ़े? ओके, टू गुड। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एफ से मैंने फिक्स्ड असेट पढ़ लिया। ऑफ ऑडिट, बेसिकली जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिट क्यों होता है? दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट क्यों हो रहा है? ऐसे ही मैम कंपनीज एक्ट ने बोला है ऑडिट करना है तो करते हैं। क्यों हो रहा है ऑडिट? वेरी नाइस। हाँ यार, अगर मेंबर्स है तो मेंबर्स के लिए ऑडिट होता है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को भी रियल पिक्चर पता चलेगा कि सच्ची में इनके पास प्रॉफिट कितना है और टैक्स कितना भरना आएगा। यस, अगर यहाँ पे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को पता चलेगा कि हाँ यार ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कितना है, इस बार इंक्रीमेंट के चांसेस कितने हैं। अगर कहीं पे हमारे डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि कंपनी का कोई केस चल रहा है कोई दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि मैंने ध्रुवी लिमिटेड के पास से कोई गुड्स खरीदे थे, तो ये प्रूफ कैसे होगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो ऑडिटर गवाही दे देगा कि हाँ दिस शी इज एक्टिंग एज एन क्रेडिटर, शी इज अ डेटर। तो जो भी चीज़ है वो लिखित में रहेगी अपने पास। सो व्हाट इज दिस? दिस आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आता है? दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है इसका। उसका क्वेश्चन मैं समझाऊंगी आपको जब भी क्वेश्चन बैंक करेंगे तभी। ठीक है, ओके। So it safeguards the financial interest of stakeholders, partners, members, shareholders जैसे हम लोग बोलते हैं. It acts as a moral check.
एम्प्लॉय के दिमाग में ऐसा हर बार रहेगा कि नहीं नहीं यार गलत नहीं करते, ऑडिटर आकर के चेक कर लेगा, ठीक है। सेटलिंग लायबिलिटीज टैक्सेस, ये गवर्नमेंट वाली बात की मैंने। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर दो जन का झगड़ा झुगड़ी हो रहा है तो। डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस, अगर ऑडिट हुआ है तो उन लोगों को पता चलेगा कि लिटरली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होना चाहिए था या लॉस ठीक है। नॉर्मल लॉस मार्केट में कितना है और ऑर्गेनाइजेशन को कितना हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बाय चेकिंग ऑब्लिक कंपेयरिंग नॉर्मल लॉस ऑफ इंडस्ट्री। चेकिंग और कंपेयरिंग नॉर्मल लॉस ऑफ इंडस्ट्री। अगर आज मैं एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है 2% ऑफ द फीस इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो नॉर्मल लॉस है, सबको हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इससे ज़्यादा हो रहा है तो मुझे टेंशन वाली बात है। तो जब भी ऑडिट होगा तभी ऑडिटर जब भी एनालाइज करेगा ना मेरे खर्चे को और एक्स लिमिटेड के खर्चे को, तो वो कंपेयर करेगा कि अरे मैम एक्स लिमिटेड में तो सिर्फ 1% हो रहा है, आप 2% क्यों बता रहे हो। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट में रिक्वायर सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स। इसका मैं आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने जब भी 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th के लिए होगा या अपने ICAI में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब ICAI ने आपको बोला होगा कि अटेस्टेशन करके दो, मतलब आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे स्टैंप लगा करके दो। मतलब से फॉर एग्जांपल ये आपका रिजल्ट है, यहाँ पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई डॉक्टर ऐसा अपना सील लगाए और नीचे उनकी सिग्नेचर करे कि हाँ ये जो कॉपी है ना ये ट्रू कॉपी है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट या ऑफिशियल गैजेट मतलब जो इंसान होते हैं जो ऑफिसर होते हैं MLA MP उस एरिया के जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनके पास भी ऑफिशियल गैजेट का सिग्नेचर होता है। सो वो लोग थप्पा लगा करके देते कि हाँ यार ये सही है। वैसे ही कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करता है कि हाँ ये स्टॉक जो ये लोग बता रहे हैं ना वो सही है। स्टॉक स्टेटमेंट को सर्टिफाई करना, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, सर्टिफिकेट के नीचे लिखो स्टॉक सर्टिफिकेट, स्टॉक सर्टिफिकेट। समझ में आया? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके चलिए, अब आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, से फॉर एग्जाम्पल दर्शन, ये है दर्शन भाई, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दर्शन। नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे दर्शन, ऐसे ही ठीक है। हाँ ये है दर्शन। अब दर्शन एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए गए हैं, आपको पता ही होगा कौन सी कंपनी है, के लिमिटेड, ठीक है। अब दर्शन जब के लिमिटेड का ऑडिट करने गया ना, तभी ये दर्शन को ऑडिट करना तो एकदम अच्छे से आता है क्योंकि ऑडिट के लेक्चर्स उसने सारे अटेंड किए, कुछ भी मिस नहीं किया, ऐसे कभी भी लेट आया ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने सारे ही लेक्चर्स अटेंड किए ऑडिट के, ठीक है। ओके बट जब भी अकाउंट्स लॉ IT मतलब EIS FM ऐसे वाले जब इकोनॉमिक्स मैथ्स ना ऐसे सारे जब भी लेक्चर्स चलते थे तो दर्शन भाई मैडम के दर्शन करने के लिए चल देते थे। हर लेक्चर बंक, हर एक दिन के बाद दूसरा लेक्चर बंक, हर एक दिन के बाद दूसरा लेक्चर बंक। अभी दर्शन को ना अकाउंट्स की ढंग से नॉलेज है, ना लॉ की नॉलेज है, ना EIS ना FM। अब ऑडिट भाई चले हैं ऑडिट के दम पे, दर्शन भाई चले हैं ऑडिट के दम पे के लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए। के लिमिटेड वाले मेंबर्स को क्या कह रहे हैं, बोलता है कि मैडम मैंने ना ऑडिट के लेक्चर्स एकदम अच्छे से बैठे, मुझे पता है प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना, मुझे ऑडिट करना आता है। तो मुझे सच्ची बताओ क्या हम ये दर्शन को
एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर ले? हाँ या नहीं? करना चाहिए? हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली नहीं मैम। खाली ऑडिट के दम पे, चलो ऑडिट प्रोसीजर्स आपको याद है, स्टैंडर्ड्स आपको याद है, बट स्टैंडर्ड्स ये कहता है कि चेक करो लॉ कंप्लाई हुआ है कि नहीं। स्टैंडर्ड ये कहता है चेक करो AFRF फॉलो हुआ है कि नहीं। अभी AFRF आपको नहीं आता तो आप कोई कंपनी का कैसे चेक करोगे? राइट और रॉन्ग? अब दैट इज अ पॉइंट। वो क्या बोलता है, हम अकाउंट्स में कहते हैं AFRF चेक करो, हम लॉ में कहते हैं कि सेक्शंस के साथ सेक्शंस के प्रोविजन कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करो। हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में IT एनवायरनमेंट है क्या, वो चेक करो। सो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ऑडिट के दम पे नहीं होगी। That means what? The next point which I want to teach you is alone audit is not enough. Audit के साथ खूब सारे अलग डिसिप्लिन्स है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। सो खाली ऑडिट का कुछ काम नहीं। तो क्या कहते हैं, ऑडिट विथ अकाउंटेंसी, ऑडिट विथ लॉ, ऑडिट विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडिट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन्स, लाइक ऑडिट विथ अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यस, हियर गो। देखो हेडिंग क्या है, ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स, ऑडिट विद अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स ही तो हमें चेक करना है। अकाउंट्स के बाद बनेंगे बैलेंस शीट, P&L, वही तो हमको चेक करना है। नेक्स्ट कहता है ऑडिटिंग विथ लॉ। दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, खाली इतना 2 मार्क के लिए पूछा है कि ऑडिट और लॉ का क्या रिलेशन है। सो ऑडिट और लॉ का ये रिलेशन है कि लॉ में जो भी सेक्शंस दिए हैं वो हमें आने चाहिए। क्यों आने चाहिए मैम? क्योंकि वी हैव टू चेक कंप्लायंस विथ प्रोविजन से, बिजनेस लॉस की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑडिट विथ इकोनॉमिक्स, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आज आपको पता है मार्केट में एकदम मंदी चल रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मुंबई इतना फ्लडेड है, इतनी बारिश, मतलब यू विल नॉट बिलीव, इतनी ज़्यादा बारिश, इतना फ्लड हो रहा है, हर कोई नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की इनकम में अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे है चेल्सी। चेल्सी मुझे मैडम कहती है कि मैडम पता नहीं दूसरों का क्या हो रहा है, मुझे तो करोड़ों में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक बार के लिए ये सोचोगे कि वेट, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और है और ये कुछ और कह रही है, क्या ये मैच हो रहा है? व्हाट इज दिस? यू हैव नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको ट्रेंड, इन सब के मार्केट, इन सब के बारे में नॉलेज है, तो आप कोरिलेट कर पा रहे हो, आप एनालिसिस कर पा रहे हो। अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं तो क्या एनालिसिस? समझ में आता है? पक्का? श्योर 100%? ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। बोलते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स है, देखो ओवरऑल इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट, जैसे चेल्सी ने मुझे कहा कि मैम मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कोरिलेट करूंगी कि यार क्या इसको प्रॉफिट रियली होना चाहिए। फिर उसने मुझे बोला कि मैम मैं तो मास्क बनाने का काम कर रहे हैं, अब मैं मान सकती हूँ कि हाँ भाई चलो प्रॉफिट हुआ होगा। समझ में आता? पक्का? ओके, नेक्स्ट बिहेवियरल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज बिहेवियरल साइंस, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिमिटेड का ऑडिट करने गए हो, के लिमिटेड, ठीक है। अब के लिमिटेड में वहां पे मैनेजमेंट के नाम पे है हमारे आकाश, ठीक है। ये आकाश भाई हर जवाब देते वक्त ऐसे अटकते, अरे मैं ना वो ना, नहीं 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 ये प्रॉफिट तो नहीं है, बट हाँ वो ना ऐसा हो गया है। अरे आकाश भाई सीधा सीधा बोलो, हुआ क्या? हर दूसरी बात वो ऐसे थर थरा के हुए बोलते हैं, हर चीज में हमको लगता है क्या कुछ भी छुपा रहे हैं यार। व्हाट इज दिस? दिस इज साइकोलॉजी। कई बार हम भी हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं अरे सच बोलना क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज बिहेवियरल साइंस।
बिकॉज आई नो द जेस्चर, बिकॉज आई नो द बॉडी लैंग्वेज, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि इंसान सच बोल रहा है या गलत। कई बार हम लोग बोलते हैं ना मेरी गट फीलिंग है कि मैम ये पर्सन झूठ बोल रहा है। ये गट फीलिंग कैसे आ रही है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बिहेवियरल साइंस है, ठीक है। सो ऑडिटर एक प्रकार में अपने आप में पुलिस ही होता है। ओके, ऑडिटिंग विथ मैथ्स एंड स्टैट्स, कई बार आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द चांस ऑफ गिविंग रॉन्ग ओपिनियन? कितना सैम्पलिंग करें? अगर 100 वाउचर्स है उसमें से 10 वाउचर सिलेक्ट करें या 12? व्हाट इज दिस? दिस इज मैथ्स। आप खुद देखोगे कि क्या चांसेस है ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें गलत होने के, उस हिसाब से आप वाउचर्स को सिलेक्ट करोगे, चेक करोगे। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? ये मैं कह रही थी EIS। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अगर आपको एंटरप्राइज जो प्लान मॉड्यूल्स होते हैं, ERP जिसको हम लोग कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अगर ये टैली वगैरह समझ में नहीं आता तो आप वहाँ जाकर के क्या चेक कर लेने वाले हो, राइट? सो दैट इज एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग। ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए सब्जेक्ट में भी है EIS, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए ये कंपनी को, ये कंपनी के रेशियोज कैसे हैं, प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी का कैपिटल बजटिंग क्या कहता है, ठीक है। ये सारा ही नॉलेज हमको होना चाहिए क्योंकि हम कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं। द लास्ट पॉइंट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। दिस इज नथिंग बट कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट। कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना हो रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ, मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, लेबर में कितना खर्चा हुआ, समझता है? सो ये सब आपको समझने आना चाहिए। गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड्स, जिसको समझ में आए कि खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है। मेकिंग सेंस? श्योर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल important question. I'm giving you 1 minute का time. Kindly go through and then we'll start with something which is very important. So after learning audit with other disciplines, मैंने आपसे कहा कि एक important सा concept शुरू करना है। ये important सा concept क्या है मैम? चलो समझते हैं। जाना है inherent limitations। ये है कुछ important सा topic। ये है जो ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आता ही आता है। तो ये कंसेप्ट क्या है, चलिए समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको एक लास्ट स्टेटमेंट बता करके रखा था दैट ओविंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस डैश अश्योरेंस। जिसने भी हमारा इंट्रोडक्शन सेशन मिस किया इट्स ओके, तो ये नया कंसेप्ट के नाम पे समझ लीजिए। ओविंग टू, ऐसे हम लोगों ने कुछ तो सुना हुआ है, owing to inherent limitation, auditor always expresses dash assurance। बोलो कौन से लेवल का अश्योरेंस ऑडिटर एक्सप्रेस करता है? वेरी नाइस, इट इज रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल बट नॉट 100%। इसको हम लोग बोलते हैं हाई बट नॉट 100%। अब क्वेश्चन आपको आएगा दिमाग में कि क्यों, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास डिग्री है, आप इतने पढ़े हुए हो, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ अकाउंट्स लॉ ये सब आता है, फिर भी क्यों रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो? क्यों ऐसा नहीं बोल रहे कि अरे पक्का गारंटी 100% गारंटी? क्यों नहीं कह पा रहे हो? बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस जो है ही। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। चलो से फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ है, ठीक है,
किसने किया है? विनोद ने किया है। किसने किया है? यस, ये विनोद भाई साहब ने किया है। ये विनोद है, लड़की नहीं है, ठीक है। इन्होंने किया है फ्रॉड, ठीक है। अब ये विनोद भाई साहब को मैं पूछ पूछ करके थक गई कि विनोद भाई साहब कि क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाए? तो सुन रहा हाँ मैम। मैंने कहा सच्ची? हाँ मैम। अब विनोद तो कुछ कह नहीं रहा है, मिस्टर विनोद तो कुछ कह नहीं रहा है। तो मैं चली गई आकाश के पास। मैंने कहा बेटा आकाश, ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या वो सही से बने हैं? मुझे ना विनोद पे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, क्योंकि वैसे भी 12 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो आकाश ने बोला नहीं नहीं मैम, विनोद इज माय बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर आकाश ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक। फिर मैं चली गई मौर्य के पास। मैंने फाइनली मौर्य को पूछा। मैंने बोला कि मौर्य देखो बेटा, ये कंपनी आपकी है, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है कि मैं बाजू वाले से पूछूं। कंपनी आपकी है तो मैं आप ही से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे बता दो कुछ आपको ध्यान वगैरह में आया क्या? बोलते नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपका शक है, मतलब ये आपका वहम है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड ये तीनों लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। अब फाइनली मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है ना। सी आई बीइंग ऑडिटर, अगर मैं बी लिमिटेड का ऑडिट कर रही हूँ जिसमें विनोद एक प्राइमरी पार्टनर है या फिर प्राइमरी मेंबर है, अगर विनोद लिमिटेड बी लिमिटेड का ऑडिट मैं कर रही हूँ तो मैं बी लिमिटेड के मेंबर्स के पास से ही इन्फॉर्मेशन जानूंगी। मैं थोड़ी बाजू वाले अंकल के पास जाऊंगी, अंकल बी लिमिटेड का ऑडिट मैं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है विनोद ने फ्रॉड किया, बोलो आपको कुछ पता है क्या? कम ऑन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आई विल हैव टू बिलीव, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के पास से इंक्वायरी करती हूँ। मैनेजमेंट ही वो लोग हैं जो मुझे एविडेंसेस देने वाले हैं। अगर इन्होंने मैनिपुलेशन किया होगा तो तुमको क्या लगता है ये लोग सामने से आकर के बताएंगे कि हाँ मैम, मैं विनोद, मैंने फ्रॉड किया है, ऐसे बोलेंगे? नहीं। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनहेरेंट लिमिटेशन। ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जो है ही। हम कभी कभार, बिकॉज ये कल्यूजन हो गया ना, आकाश, मौर्य, विनोद, भरत, दर्शन, ये सब मिले जुले से लगे, सुमित, सब मिले जुले से लोग हैं। अगर ये मिले जुले से लोग हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कल्यूजन हुआ है, वर्ड्स पे ध्यान दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्यूजन? मिल करके फ्रॉड किया है। अगर लोगों ने मिल करके फ्रॉड किया है कि देर आर वेरी लेस चांसेस कि मुझे कुछ एविडेंसेस मिल जाए, मुझे कुछ एविडेंसेस मिल जाए। हेंस ये सारे मुद्दों को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। अगर ये वर्ड्स पे ध्यान दो, अगर कल्यूजन हुआ तो शायद मेरा ओपिनियन गलत जा सकता है। व्हाट इज अगर हुआ? तो इफ मेरा ओपिनियन गलत जा सकता है, देन हम लोग क्या बोलेंगे? इफ कल्यूजन, देन आर ओपिनियन may go wrong, आर ओपिनियन may be inappropriate। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ पता है? इसके लिए मैं 100% का ओपिनियन देती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि 99% बराबर है। मैम वो 1% जिसके बारे में आप अश्योरेंस नहीं दे रहे हो, वो क्या है? वो रिस्क है। वो अभी भी रिस्क है जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई। वो एक प्रकार का बफर है जो मैंने रहने दिया है, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होने के चांसेस है। ये तीनों स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, आईपीसीसी, इंटर, हर जगह पे बचपन से साथ है यार, ये लोग तीनों ने मिलकर के फ्रॉड किया हो सकता है। समझ में आ रहा है? जो शायद हम आज इस लेवल पे पता नहीं कर पाए। समझ में आया व्हाट इज दिस? सो दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ही, बिकॉज ऑफ विच ऑडिटर विल नेवर बी एबल टू इशू 100% ऑफ ओपिनियन। हम हमेशा ओपिनियन देंगे 19-20। हम लोग सुनते 19-20, पक्का 100% नहीं देते। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि देर आर फ्यू चांसेस कि हमारे ऑडिट करने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हो
जो हम डिटेक्ट ना कर पाए, जो हम डिटेक्ट ना कर पाए। आपको और एक एग्जांपल देती हूँ मैं, सत्यम फ्रॉड, सत्यम स्कैम। ये जो सत्यम स्कैम हुआ था, ये सत्यम में जो राजू रामालिंगम जी, मिस्टर राजू रामालिंगम जी, ये जो मिस्टर राजू रामालिंगम जी है, इनको हम लोग ने फाइंड आउट किया था। ये सेल्फ सरेंडर्ड फ्रॉड था, उन्होंने खुद ने सरेंडर किया था या ऑडिटर ने डिटेक्ट किया था? मतलब ऑडिटर थे वहां के पीडब्ल्यूसी, ऑडिटर ने डिटेक्ट किया था। बोलो, सरेंडर किया था या डिटेक्ट किया था? सरेंडर या डिटेक्ट? वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अ सेल्फ सरेंडर्ड फ्रॉड। ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ था। पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी फर्म भी, बिग फोर फर्म कहते हैं इसे, पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। हाँ जी, इसे डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। क्यों मैम? पीडब्ल्यूसी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने सही से ऑडिट नहीं किया था क्या? ऑडिट तो सही से किया था, बट देर आर फ्यू फ्रॉड, जिसको हम लोग कहते हैं सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड, कल्यूजन। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग 100% का चेकिंग करें, एंड उसके वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रह जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरेंट लिमिट। क्या कहते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस। एंड वैसे भी मुझे आपने ऑडिट करने के लिए बुलाया था, मुझे आपने ये कह के नहीं बुलाया है कि मैम विनोद ने फ्रॉड किया है, प्लीज आकर के चेक कर लीजिए ना। नहीं, आई एम नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन माय डियर फ्रेंड्स। क्या मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ? नहीं, मैं तो ऑडिट कर रही हूँ। मैं आऊँगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी, वाउचिंग वेरिफिकेशन बिल के साथ उसको मैच करूंगी, रिपोर्ट दूंगी और चली जाऊंगी। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद मैं 100% ओपिनियन देती, बट मैंने ऑडिट किया है तो मैं 100% का ओपिनियन नहीं दूंगी। समझा है? पक्का? श्योर? ओके, चलिए। ये देखिए, इनहेरेंट लिमिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो रेड पेन से लिखी है हम लोग। समझो, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, उस पर हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा और वो खुद दे भी नहीं सकता। रेड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, मैंने कहा ना कुछ तो रह जाएगा, कुछ तो रिस्क रह जाएगा, तो हम लोग उसको जीरो कभी भी नहीं कह सकते। एंड कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, that the financial statements are free from risk of material misstatement. This is because of inherent limitations. And ये inherent limitation के example कौन से? It will arise because of 4 elements. First, nature of reporting. Second, nature of procedure. Third, time and cost benefit. Fourth, other matters. अब ये चीज़ क्या है समझो, एक एक करके समझते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझो। नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, अगर आज मैनेजमेंट ने हमें कहा कि मैम हम ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ठीक, ओके, तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब बाकी लोग शॉर्ट टर्म कर रहे हैं वो ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। मैंने कहा ओके, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो कर लो। इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव डिसीजंस। अभी इस चीज़ को मैं दूसरों के साथ कंपेयर भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहेगा, मुझे विनोद कहेगा कि मैम देखो ये मेरा बिजनेस है, बिकॉज ये मेरा बिजनेस, बोल सकता है कि मैम माई बिजनेस माई रूल्स, है ना, माई लाइफ माई रूल जैसा होता है, वैसे विनोद ने बोल दिया मैम माई बिजनेस माई रूल्स।
बोला कि मेरे कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट लूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए ही दूंगा। अब हम थोड़ी उनके डिसीजन पे संदेह करेंगे, हम लोग तो मान लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव डिसीजन है और हमारा अकाउंट सब्जेक्टिव डिसीजन को मान्य करता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, अगर विनोद ने जजमेंट लगाया है, विनोद ने कहा कि मैम ये जो 10 करोड़ का डेटा है ना, 10 करोड़, मुझे ऐसा लगता है, जजमेंट लगा रहा है वो, मुझे ऐसा लगता है जिसमें से 10% ना बेड डेट्स होने वाला है। मैंने कहा क्यों? बोलते कि मैम ये जो 10% है ना वो मैंने चेल्सी को दे करके रखा है, तो 100 करोड़ में से 10% चेल्सी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैम ये पैसा डूब जाएगा, चेल्सी पैसा नहीं देगी। अब ये जजमेंट है उसका, उसके लिए उसने आरडीडी क्रिएट किया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो मैं क्या करूं? ये उनका डिसीजन है, ये मेरे ऊपर है ही नहीं। मैं थोड़ी वहां जाकर के डिसीजन लूंगी कि नहीं नहीं चेल्सी इज अ जेन्युइन पर्सन, वो दे ही देगी डेट, ऐसा कैसा नहीं देगी, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। दैट इज नेचर ऑफ रिपोर्टिंग। इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि यार शायद थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये सारा मेरे हाथ में नहीं है। तो द फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट्स हैं। बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट एंड आइटम्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस। ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होते जो ऑडिट करवाए, हमारे प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोसीजर्स नहीं है। तो देखो यहाँ पे, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। अगर हमको किसी ने फोन करके बोला विनोद ने गलत किया है, तब जा करके हम इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हमको ये नहीं पता है विनोद ने गलत किया है, तब तक तो हम शांति से ऊपर ऊपर से ऑडिट करेंगे। इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। एलिज्ड रॉन्ग डूइंग मतलब इल्जाम। अगर किसी ने विनोद पे इल्जाम लगाया तो जाकर के हम लोग डीप में चेकिंग करेंगे। जब तक कुछ इल्जाम नहीं है तब तक तो हम सादा सादा ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट देखो, जो सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड है, जो सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड का क्या मतलब होता है? सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड का मतलब होता है टॉप लेवल इन्वॉल्व है। अगर सोफेस्टिकेटेड फ्रॉड है, टॉप लेवल इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे कि बॉस शायद ही हमको पता ना चले। वहां पे ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो सत्यम्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने जो हमको इंफॉर्मेशन दिया है वो मैनेजमेंट ने मैनिपुलेट करके दिया। अब विनोद, मौर्य, आकाश, ये तीनों ही मिले जुले हुए लोग हैं। कल्यूजन भी आएगा यहाँ पे आपको, देखो कल्यूजन, मिले जुले लोग हैं। हमको एविडेंसेस भी यही देने वाले हैं, तो 110% है जो एविडेंसेस देंगे वो मैनिपुलेट करके दे सकते हैं। समझ में आया? पक्का? ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज टाइमलीनेस? आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराउंड 1 साल बनाए, मतलब 365 डेज मिल करके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। क्या मुझे 365 डेज मिल रहा है चेक करने के लिए? हाँ या नहीं? दैट इज ट्रू, नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम एक काम करो, टाइम नहीं है ना तो ज़्यादा आर्टिकल्स को लेके जाओ। मैं बोलूँगी बॉस उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है मुझे। सो देर इज ऑलवेज द फाइट बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट। मैं हमेशा बोलूँगी कि टाइम नहीं है, ये 2 महीने में मुझे 20 कंपनी का ऑडिट करना है, ये 2 महीने में मुझे 20 कंपनी का ऑडिट करना है। याद आ रहा है सीलिंग लिमिट? तो उतना ऑडिट करने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, कि जैसा मैं फेस कर रही हूँ वो दुनिया में सारे ऑडिटर फेस कर रहे होंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन ये है ही, एवरीवन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सो देखिए, टाइम इज लिमिटेड टू कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर्स, कॉस्ट इन्वॉल्व इज हाई। अगर मुझे और एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं और स्टाफ को यूटिलाइज करना है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, एंड लास्ट अदर मैटर्स। ये जो अदर मैटर्स है ना, दैट इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन।
यहाँ पे लिख करके रखो, दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे देखिए, फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट का कोल्यूजन, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर आपको याद है मैंने इंक्वायरी के टाइम आपको बताया था, ड्यूटी टू इंक्वायर, सेक्शन नंबर बताओ, 143(1). ड्यूटी टू इंक्वायर में मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो अच्छे से चेक करना, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की हो सकती है। याद आया? राइट, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलता है कि अगर रिलेटेड पार्टी ने मिल करके कुछ फ्रॉड कर दिया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना बैन नहीं है। तो इन लोगों ने मिल करके कुछ फ्रॉड कर दिया, रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड कर दिया, हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट कहता है अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। इंडिया में इतने ज्यादा लॉ है, यहाँ पे लिखो मेनी लॉज, इंडिया में इतने ज्यादा लॉज है तो हर इंडिविजुअलिटी में चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अभी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, ये है ना वो है ना, इतना सब कुछ, ES, PF, ESIC, इतना सब कुछ है। तो वो लोग बोलते हैं कि रुको, थोड़ा बहुत 19-20 होने के चांसेस है। लास्ट बोलता है एनी फर्दर इवेंट्स विच आर अनसर्टन, जो गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट दे सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखो, वहां पे लिखो कोविड। अब वेट, कोविड आया, कब आया? समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च। इंडिया में लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ? मार्च 2020 से। अब मैं विनोद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रही हूँ और इसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 2020। तो जब ये फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था ना, तभी हमने सोचा कि ठीक है ये तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ऐसा ओपिनियन दिया दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। अब लॉकडाउन तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब इतना लॉकडाउन बढ़ गया, ये बिजनेस बैंड क्या, ऑर्केस्ट्रा बज गया बिजनेस का, बिजनेस का ऑर्केस्ट्रा बज गया है यार। अब मैंने जो ओपिनियन दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, फ्रैंकली स्पीकिंग बिजनेस तो गोइंग कंसर्न भी नहीं है, बिजनेस को लॉस ही लॉस हो रहा है, बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया। दिस इज अनसर्टन। अगर आप मुझसे पूछो, आज आकर के ध्रुवी ने मुझे पूछा कि मैम आपने तो बड़ा कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, कंपनी के तो गोइंग कंसर्न की भी दिक्कत आ रही है, मैं बोलूंगी बॉस दिस वाज अनसर्टन। मैंने मार्च में खड़े रह करके ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन इतना बढ़ जाएगा और बिजनेस को लॉस होगा। समझ में आता है? सो दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई एक्सपर्टाइज, विच इज बियॉन्ड माई प्रोसीजर्स। इसको हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस। समझ में आता है? चौका चौका क्लियर है ये? पक्का? श्योर? ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम, काइंडली गो थ्रू 4 पॉइंट्स। अगर पूरा इनहेरेंट लिमिटेशंस का पॉइंट आया है, पूरे इनहेरेंट लिमिटेशंस में हम लोग क्या लिखेंगे? पूरे इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या लिखेंगे? यस, पूरे इनहेरेंट लिमिटेशन में 4 पॉइंट लिखेंगे। नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, यस, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट, एंड लास्ट वाले पॉइंट में अदर पॉइंट्स, ठीक है। एंड अदर पॉइंट्स अकेला एक रिटेल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द अदर मैटर्स, what are the other matters of inherent limitation, what are the other matters leading to inherent limitation। तो आपको ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखना है, ये रिलेटेड पार्टी, लॉ एंड गोइंग कंसर्न। समझ में आता है? पक्का? श्योर? 100%? सो व्हाट वाज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हम ऑडिट भी करें फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो शायद रह जाएगी, जो शायद रह जाएगी, उस थोड़ी बहुत चीज़ों को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से कभी भी रिस्क जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो शायद रह जाए। हेंस हम लोग ऑडिट रिपोर्ट भी 19-20 वाला देते हैं, हम लोग बोलते हैं रीजनेबली हाई है, 100% नहीं है बट 90 to 95%।
ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ 4 रीजंस: ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्टिंग, टाइम एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स। समझ में आता है? पक्का? वेरी 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 श्योर? ओके, चलिए अब सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें हम लोग कर लेते हैं एंड देन वील वाइंड अप दिस सेशन। ओके, evidences are persuasive in nature and not conclusive in nature. What is the meaning of the word persuasive in nature and not conclusive in nature? क्या होता है ये? हाँ, too good, extremely nice. मतलब क्या? persuasive का मतलब होता है जो हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसा बोलते हैं ना कि मैम बार बार झूठ सामने आता है ना तो वो झूठ भी सच लगने लगता है, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं परस्यूएसिव, कि अगर वो चीज़ हमको बार बार दिखाई देती है तो हम लोग परस्यूएड हो जाएंगे। हम लोग 100%, 100% सत्यवचन वाणी के लिए वेट नहीं करेंगे। आज मैंने डेटर से कंफर्मेशन लिया, से फॉर एग्जाम्पल रिया इज माई डेटर। अब रिया के पास से मैंने कंफर्मेशन लिया, मैंने रिया को बोला, बेटा रिया आप विनोद लिमिटेड के डेटर हो क्या? तो रिया ने बोला, हाँ मैम मैं विनोद लिमिटेड की डेटर हूँ। मैंने कहा बेटा कितने अमाउंट के लिए डेटर हो आप? बोलता है कि मैम मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं। मैंने कहा ओके बेटा। ऐसे करके मैंने फ़ोन रखा। अब मेरे एंगल से सोचो, मेरे हिसाब से आई विल थिंक कि रिया ने अगर कंफर्मेशन दिया है तो सही दिया होगा। तो मैं तो ये अज्यूम कर लूँगी कि द वैल्यू ऑफ डेटर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं परस्यूएड हो गई हूँ, क्योंकि रिया ने खुद साक्षात मुझे बोला कि हाँ मैम मैं डेटर हूँ 10 लाख रुपए के लिए। बट सच्चाई हुई क्या थी पता है? मैं रिया को फ़ोन करूँ उसके पहले विनोद ने रिया को फ़ोन किया। विनोद ने बोला कि रिया मैडम ऑडिटर शायद आपको कॉल कर सकता है, अगर वो पूछे आप डेटर हो तो हाँ कह देना, एंड अगर वो अमाउंट पूछे तो बोल देना 10 लाख रुपए। तो रिया ने कहा ओके। अब वेट, हुआ क्या? सच्चाई थी कि डेटर का अमाउंट गलत है, बट मुझे क्या परस्यूएड हो गया, मुझे लगा कि रिया सच बोल रही है, क्योंकि हम पीके थोड़ी ना है कि हाथ पकड़ करके जान जाएंगे कि सच बोल रही है गलत। हाँ, दैट इज अ पॉइंट। समझ में आया है? पक्का? सो दैट इज दिस थिंग। सो एविडेंसेस जो हम ऑब्टेन करते हैं वो परस्यूएसिव इन नेचर होते हैं, कि हमारे माइंड को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आ जाएगी कि ठीक है ये सच लग रहा है, बट दे आर नॉट कंक्लूसिव, समझा? पक्का? सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गोइंग नहीं है, ये ओविंग है। Owing to inherent limitation, auditor always expresses reasonable assurance. ये अभी मैंने आपको पढ़ा कि बिकॉज ऑफ और ये इतनी ढेर सारी लिमिटेशन है, इसके वजह से हमने रीजनेबल ओपिनियन दिया हुआ है। समझता है? पक्का? वेरी श्योर? ओके, सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट सेशन में हमें स्टार्ट करना है विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो मैंने जैसे आपको सिखाया हुआ है, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में प्लस बीच वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये आपको चैप्टर्स में ऐसे घुसा घुसा करके दिए हुए हैं, राइट? सो बिफोर हम वो चैप्टर्स पढ़ें, मैं चाहती हूँ आप एक बार सिर्फ और सिर्फ प्योरली सिर्फ स्टैंडर्ड्स देखें, ओनली स्टैंडर्ड्स, ओनली एसेस, ठीक है? एंड उसके बाद हम उसका चैप्टर लिंकेजेस देखेंगे, ठीक है? इतना समझता है? पक्का श्योर? ओके, सो अभी के लिए हम हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपके लिए स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ होगी, आपके लिए स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ होगी, एंड उसके रेफरेंसेस फिर चैप्टर के बाद हम लोग डायरेक्टली को लिंकेज कर पाएंगे। पक्का? श्योर? ओके एवरीवन, यू ऑल टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।